हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। समाजीकरण सोशलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। समाजीकरण के बारे में देखेंगे, इसकी परिभाषाएं, विशेषताएं क्या हैं, कौन सी इसकी एजेंसी हैं और इसके सिद्धांत जो कि मीड कुले दुर्खिम ने दिया है, और साथ में इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। समाजीकरण के कौन कौन से प्रकार हैं। समाजीकरण क्या है? जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उसकी कुछ ज़रूरतें होती हैं। वो पूरी तरह से इंसान के ऊपर ही डिपेंड होता है, माँ पर डिपेंड होता है। दूध के लिए भी रोता है तो ही माँ उसको दूध पिलाती है। उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो सारी माँ ही पूरी करती हैं। कुछ आवेग होते हैं, आवेग जैसे रोना, हंसना। जो शुरुआत में तो बच्चा जब शिशु होता है तो वो सिर्फ रोता ही है, तो वो रो के अपने जो अभिव्यक्ति बताता है, उसको भूख लगी है तो वो रो के आवेग जो है वो उसको जन्मजात मिले होते हैं। जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं वो जन्म से ही माँ के ऊपर डिपेंड होता है, उसकी पूरी करना पड़ती हैं। तब तो वो जैविक प्राणी होता है। जन्मजात से ही बच्चे में जो सीखने की क्षमता होती है, और क्षमता से, और जो उसमें पहले से ही उसको क्षमता मिली है, बाय बर्थ उसको जो क्षमता मिली है सीखने की, वो समाज के मूल्य जब सीखता है, समाज के मूल्य, मानदंड, जो व्यवहार है, आचरण को सीखता है। धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है, समाज के व्यवहारों को सीखता है, उसके आदर्शों को सीखता है। उनको जब सीख के वो एक कुछ सीख जाता है, तब वो एक सामाजिक प्राणी बनता है। जब वो पैदा होता है तो वो जैविक प्राणी होता है, लेकिन जब वो ऐसे धीरे धीरे जब वो समाज में रह के सीखना शुरू कर देता है, सीख लेता है, तो एक सामाजिक प्राणी बनता है। और यही जो सीखने की प्रक्रिया है, ये जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाती है। मनुष्य को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाती है, और इस प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहते हैं। व्यक्ति बच्चा जब पैदा होता है वो धीरे धीरे पूरी उम्र तक वो सीखता ही रहता है, बूढ़े होने तक सीखता रहे, कुछ ना कुछ सीखते रहे। हमारा जो भी हम सीखते हैं उसी को समाजीकरण कहते हैं। जो संस्कृति, आचार, व्यवहार, हमारे जो भी मूल्य हैं, वो सब क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हमने सीखे हैं। परिभाषाएं। फीचर के अनुसार जो समाजीकरण है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो व्यक्ति है वो सामाजिक जो व्यवहार है, जो हमारा सोशली जो हम रहन सहन है हमारा, उसको वो क्या करता है? स्वीकार कर लेता है और उनसे अनुकूलन करना सीखता है। अगर कोई भारतीय बच्चा है, उसको अगर पैदा होते ही अंग्रेज़ों के पास दे दी जाए तो वो वहाँ का कल्चर सीखेगा, तो वो उसका सोशलाइजेशन हुआ है। वो बाय बर्थ तो इंडिया का है, लेकिन जब उसने वहाँ का कल्चर सीख लिया, वैसा ही बोलना, रहना सहना सीख लिया, वो उसका सोशलाइज हुआ है, उसका समाजीकरण हुआ है। तो वो वैसा ही अनुकूलन करना सीखता है, वैसा ही व्यवहार करता है। हारोलोम्बस ने कहा है कि ये जो सामाजिक प्रक्रिया है, इसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखता है। जो व्यक्ति जिस समाज में पैदा हुआ, जिस समाज में उसका पालन पोषण हो रहा है, उस समाज की वो संस्कृति को सीखता है। इसे ही समाजीकरण के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति यहाँ पैदा हुआ, जहाँ उसका पालन पोषण हुआ, वैसी ही वो संस्कृति को सीखता है, उसी को समाजीकरण के नाम से जानते हैं। जॉनसन के अनुसार वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका संपन्न करने के योग्य बनाते हैं। जो बच्चा समाज में रहता हुआ जो सीखता जा रहा है, वो फिर सामाजिक भूमिका भी निभा रहा है, उसके योग्य बन जाता है, तो उसी को समाजीकरण कहते हैं। कुछ बच्चे जैसे मंदबुद्धि होते हैं या वो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत भी सीख रहे हैं, उनको खाने का पता चल रहा है, कैसे खाना खाना है, कैसे उठना बैठना है, तो ये भी उसका सोशलाइजेशन हो रहा है, उसका समाजीकरण हो रहा है।
वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक, ऐसी शिक्षा जो कि व्यक्ति को सामाजिक भूमिका बनाने के लिए संपन्न करती है, उसके योग्य बनाती है। पार्सन्स के अनुसार व्यक्ति द्वारा जो सामाजिक मूल्य हैं, जो हमारे समाज के, जिस समाज में रहते हैं व्यक्ति, उस समाज के जो मूल्य हैं उसको सीखने और उन्हें अंतरीकृत करने को ही समाजीकरण कहते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पे हमने ये समझा कि जो भी हम सीखते हैं बचपन से लेके प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था तक, जो भी टिल डेथ तक हम जो सीखते जाते हैं, वही प्रक्रिया क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया है, जिससे हम सभ्य इंसान बनते हैं। जो भी, चाहे अपराधी भी बने तो भी वो सीखा हुआ व्यवहार ही होता है। समाजीकरण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रोसेस है। समाजीकरण जो कि निरंतर चलता रहता है। जब बच्चा पैदा होता है तब धीरे धीरे वो थोड़ा बहुत सीखता है कैसे, जब, क्योंकि उस शुरुआत में वो ये सीखता है कि अगर वो रोएगा तो ही उसको दूध मिलेगा। धीरे धीरे वो ये सीख जाता है कि बिना रोए तो माँ दूध नहीं देने वाली, तो वो धीरे धीरे और बातें सीखना शुरू कर देता है। माँ बोलना सीखता है, वो अपनी माँ से प्यार करता है, उसी सारा चीज़ों के लिए उसी पे डिपेंड होता है। धीरे धीरे फिर वो समाज के दूसरे सदस्यों पर भी उनसे भी इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है, उनसे भी वो सोशलाइजेशन होता है, उनसे भी वो सीखना शुरू कर देता है। तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है जी, हम हर फील्ड में, हर जगह पे सीखते रहते हैं। आजीवन प्रक्रिया, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया है सीखने की, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जो हमने सीखा, हमसे फिर बच्चे सीखते हैं, आस पड़ोसी सीखते हैं, इन्वायरमेंट में जो हो रहा है वो सीखते जाते हैं, वही आगे हम अपने पास आत्मसात करके रख लेते हैं, वही सीखते जाते हैं। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सीखने की प्रक्रिया, बच्चा जब सीखता है, पहले क्रीड़ा खेलने के समूह से, अपने दोस्तों मित्रों से सीखता है, जब वो स्कूल जाता है वहाँ सीखता है। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है, जो पड़ोसी, परिवार, क्रीड़ा समूह है, वो तो अनौपचारिक समूह है, वहाँ पे वो सीखता है। लेकिन जब उसको स्कूल में भेजा जाता है तो वो औपचारिक समूह होता है, औपचारिक संस्थाएं होती हैं, यहाँ पे जाकर उसको कुछ सिखाया जाता है। संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। जो हमने सीखा है, जो भी हमने रिटेन किया, जो हमने रहना सहना, जो हमारे व्यवहार में आया है, जो कल्चर हमने सीखा है, उसको हम अपने में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जो व्यक्ति जिस स्टेट का है, जिस जगह का, जिस स्थान का है, तो उसका वो कल्चर वहाँ का दिखता है। तो क्योंकि उसने वो उस कल्चर को अपने में आत्मसात कर लिया है, उसने उस कल्चर को सीखा है। जब वो उसका पालन पोषण हुआ, धीरे धीरे वो सीखता रहा, सीखते उसमें आत्मसात हो गया और उसकी वो पहचान बन जाता है। और यही जो सीखने की प्रक्रिया समाजीकरण है। समाजीकरण की प्रक्रिया समय व स्थान से जुड़ी होती है। ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो समय और स्थान से जुड़ी होती है। समय, जैसे हमने पहले बच्चों को अभिवादन करना सिखाया जाता, हाथ जोड़कर अभिवादन करना है, उनको प्रणाम, उनके चरण छू के, माता पिता के चरण छू के, गुरुजनों के चरण छू के अभिवादन करना है। अब ये जो अभिवादन का तरीका है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। जैसे हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इसमें बदलता जा रहा है। ये समय के साथ बदल रहा है। ये सामाजिक प्रक्रिया समय और स्थान से जुड़ी होती है। स्थान से, जैसे भारत के लोग जब किसी से मिलते हैं, अभिवादन करते हैं, तो हाथ जोड़ के झुक के करते हैं। यही जो अभिवादन की प्रक्रिया है किसी और दूसरे देश में किसी और तरीके से होगी। हाई फाई करने से उनके, क्योंकि यहाँ पे स्थान बदल जाता है। स्थान बदलने से भी समाजीकरण की प्रक्रिया भी बदल जाती है, लेकिन समाजीकरण होता रहता है। समय और स्थान से अलग अलग से जुड़ी होती है। 6 है सांस्कृतिक हस्तांतरण, कल्चरल ट्रांसमिशन। जो संस्कृति हमने सीखी है, जो हमारे व्यवहार में है, जो हम सीख चुके हैं,
वो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है। जो हमने सीखा, जो हमारी परंपराएं हैं, उसको आगे बढ़ाते जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफ़र होती जाती है। उसमें जो थोड़े वो चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस होते हुए भी वो आगे चलती जाती है। जो संस्कृति है हमारी, ये भी समाजीकरण से आगे बढ़ती जाती है, ट्रांसफॉर्म होती रहती, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। समाजीकरण के साधन व संस्थाएं, हमने समाजीकरण की परिभाषाएं देखी और उसकी विशेषताएं पढ़ी। अब ये साधन और संस्थाएं, एजेंसीज, कौन सी एजेंसी हैं, इंस्टीट्यूशन है सोशलाइजेशन की, यहाँ पर हमारा सोशलाइजेशन होता है। ये जो सोशलाइजेशन के संस्थाएं हैं, ये प्राइमरी संस्थाएं और द्वैतिक, सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वैतिक संस्थाएं हैं। यहाँ पे हमारा समाजीकरण होता है, यहाँ पे हम कुछ सीखते हैं, यहाँ पे व्यक्ति का सोशलाइजेशन होता है। प्राइमरी में है परिवार, ये व्यक्ति की मौलिक इकाई है। यहाँ पे जब बच्चा जन्म लेता है, वो जैविक रूप से जन्म लेता है, पर वो उसका सोशलाइजेशन जो है वो परिवार में होता है। सबसे पहले परिवार में होता है, वो परिवार से सीखता है। परिवार से जब वो सीखता है, धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर वो खेलने लगता है। वो अपने दोस्तों से सीखता है, खेलने के समूह से, अपने मित्रों से सीखता है। फिर वो आस पड़ोस के साथ सीखता है। आस पड़ोस के साथ वो जो व्यवहार करता है, वो व्यवहार किसी अजनबी के साथ नहीं करना होता। वो ना ही वो दूसरी अजनबी के साथ करता है। जो अपने आस पड़ोसी के साथ व्यवहार करता है, वैसा ही व्यवहार वो किसी अजनबी के साथ नहीं करता। वो ऐसा उसका सोशलाइजेशन हुआ होता है कि उसका समाजीकरण होता है बच्चे का, कि जैसा व्यवहार वो इनके साथ कर रहा है, पड़ोसियों के साथ कर रहा है, वैसा वो दूसरे अजनबी के साथ नहीं करेगा। जैसे पड़ोसी के साथ जो व्यवहार किया, अगर बस स्टैंड में खड़े हैं तो बस स्टैंड में वो अगर खड़ा है, रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, तो वहाँ पे वो उस परिस्थिति के अनुसार सीख जाएगा कि कैसे व्यवहार करना है, उनके साथ, अजनबी के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे डीलिंग करनी है, किसी से, यात्री से कैसे बात करनी है, वो वहाँ पे सीख जाता है। नातेदारी जो संस्था है, नातेदारी, ताया ताई, मौसा मौसी, ये जो नाना नानी, ये जो नातेदारी है, इनसे भी वो उसका समाजीकरण होता है। इनसे कैसा व्यवहार करना है, किससे, नाना नानी से कैसा व्यवहार करना है, चाचा चाची से कैसा व्यवहार करना है, ये भी परिवार से, इन नातेदारी समूह से सीखता है, इन संस्थाओं से सीखता है। यहाँ से उसका सोशलाइजेशन होता है। विवाह, जब व्यक्ति का विवाह होता है, तो विवाह के बाद पति पत्नी को अलग तरह के संबंध में उनको निभाना होता है। पति को पत्नी के साथ, पत्नी को पति के साथ, ये व्यवहार करना सीख जाता है। सेकेंडरी जो संस्थाएं हैं, वो है शिक्षण संस्था। शिक्षण संस्थाओं में बच्चा पहले परिवार में सीखता है, उसके बाद जब जहाँ पे जाता है, तो ये जो संस्थाएं हैं, ये हैं औपचारिक, इनको हम औपचारिक कहेंगे। औपचारिक हैं, फॉर्मल हैं, और ये अनौपचारिक हैं। यहाँ पे कुछ भी सीख रहा है, कॉन्शियसली सीख रहा है, यहाँ पर कॉन्शियस होके सीखता है, यहाँ पे अनकॉन्शियसली जो भी वो देख रहा है उसको वो सीख रहा है। चाहे यहाँ पे परिवार कहे कि हमने उसको अच्छा ही सिखाया है, लेकिन वो दावा नहीं कर सकता। लेकिन जो जैसे शिक्षण संस्थान है, ये इनको सिलेक्टेड अच्छा ही सिखाने की कोशिश करेंगे, अच्छा ही सिखाएंगे, ये दावा कर सकते हैं। परिवार दावा नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे ने जो सीखा, परिवार से सीखा, उसने देख के सीखा। यहाँ पे ये अनौपचारिक है और ये औपचारिक है, क्योंकि ये दावा कर सकते हैं इन्होंने अच्छा ही सिखाया है। धार्मिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण रोल करती हैं व्यक्ति के समाजीकरण में, सोशलाइजेशन में। व्यक्ति का जो नैतिक आचरण है उसमें सुधार करने की, उसको सुधारता है, उसमें सोशलाइजेशन करता है। व्यक्ति व्यवहार करना सीखता है, कैसे आचरण करना है, शुद्ध आचरण कैसे करना है, धर्म से सीखता है। सांस्कृतिक संस्थाएं, यहाँ व्यक्ति अपने मूल्यों को, जो मानदंड हैं, उनको निभाता है और उसको
पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र करता रहता है। ये भी सांस्कृतिक संस्थाओं से सीखता है। आर्थिक संस्थाएं, जैसे कि कोई दुकानदार है, दुकानदार ये सीख जाता है बाज़ार में रहते हुए उसको ग्राहक से कैसे डील करना है, ग्राहक से कैसे संबंध रखने हैं, कैसा व्यवहार करना है, जो पास के बाज़ार में पास के जो दुकानदार हैं उनसे कैसा व्यवहार करना है। ये भी समाजीकरण में आता है कि आर्थिक संस्थाओं से भी व्यक्ति सीखता है। अगर उसको ग्रो करना है तो वो जो व्यक्ति ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है, तो वो अपने जो कंपटीटर है उससे कुछ सीखेगा। इस तरह से आर्थिक संस्थाएं भी सिखाती हैं। राजनीतिक संस्थाएं, जो कि हित समूह के हित के लिए बनाई गई राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, ये भी कैसे राजनीति में कैसे सत्ता में बने रहना है, ये भी वहीं से सीखता है। इससे भी सोशलाइजेशन होता है। इन सारी जो संस्थाएं हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, इन सारी संस्थाओं से जब व्यक्ति सीखता है तो व्यक्ति का क्या होता है, ये व्यक्ति इन सब संस्थाओं से जब सीखता है तो उसके आत्म का विकास होता है, व्यक्ति का सेल्फ का जो विकास होता है, व्यक्ति सेल्फ जो वो बनना होता है वो बनता है, समाजीकरण की प्रक्रिया से बनता है। ये इन सारी संस्थाओं का व्यक्ति के जीवन में रोल होता है। ये हमने समाजीकरण की संस्थाएं और साधन के बारे में पढ़ा है। कौन सी एजेंसियां हैं जो कि व्यक्ति को सिखाने में रोल अदा करती हैं, उसके व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास हो, उसके आत्म का विकास होता है, सेल्फ का विकास होता है। आगे है समाजीकरण की प्रक्रिया के कारक और तत्व। इसके कारक और तत्व, फैक्टर्स या फिर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में जो कारक या तत्व हैं वो मानव को पूर्ण सामाजिक व्यक्ति बनाते हैं। जो हम यहाँ कारण और तत्व पढ़ने वाले हैं वो व्यक्ति को सामाजिक बनाते हैं, सामाजिक व्यक्ति बनाते हैं। पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो वो जैविक होता है, धीरे धीरे समाज में वो सीख सीख के सामाजिक प्राणी बनता है। इनको ही जो सामाजिक जिससे व्यक्ति सामाजिक बनता है, इसी को ही मनोवैज्ञानिक तत्व भी कहते हैं। जो सामाजिक तत्व हैं वही वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक तत्व भी कहते हैं इनको। पहला है अनुकरण, इमिटेशन। व्यक्ति जब भी कुछ सीखता है तो वो किसी का अनुकरण करके ही सीखता है। बच्चा अपने आस पड़ोसी, रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर से सीख के उनका अनुकरण करके सीखता है। जैसे माता पिता का जो लड़की हैं तो लड़की बड़ी बहन का रोल करती हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश करती हैं, वैसे नकल करती हैं। तो व्यक्ति हमेशा किसी का नकल करके सीखता है। अगर कोई व्यक्ति डेवलप हो रहा है, आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत हो रही है, तो व्यक्ति उसका अनुकरण करने की कोशिश करता है कि वो भी वैसा ही कर सके, वो वैसी उसका सोशलाइजेशन होता है। उसको देख के सीखता है कि उसने कौन कौन से स्टेप को फॉलो किया, फिर वो बड़ा आदमी बना, तो वो भी ऐसे ही करना कोशिश करता है। अनुकरण होता है नकल करना, तो व्यक्ति नकल करता है, नकल करके सीखता है। सुझाव, जब बच्चे को सुझाव दिया जाता है, बड़े जब सुझाव देते हैं तो छोटे बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। वो बहुत जल्दी सीखने की इच्छा रखते हैं, सीखते भी हैं। जब उनको बड़ा कोई सुझाव देता है तो वो उनकी बात को मान लेते हैं। सुझाव जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है आत्म सुझाव और दूसरा है प्रतिष्ठित सुझाव। आत्म सुझाव वो सुझाव है जो हम अपने आप को देते हैं, जो हम अनुभव करते हैं कि ऐसा हुआ, जो कोई काम करना था ऐसा हुआ, तो वो अपने आप में आत्म मंथन करते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ये करना है। अपने आप को जब हम अपने सेल्फ टॉक करते हैं तो वो है आत्म सुझाव। प्रतिष्ठित सुझाव वो सुझाव है जब कोई आइडल व्यक्ति, जिसको हम मानते हैं, जिसकी बातों को हम समझते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई आइडल व्यक्ति टीचर हो सकता है, जिसकी या फिर कोई स्टार व्यक्ति हो सकता है जो जैसा बनना चाहता है, एक्टर हो सकता है। अगर कोई एक्टर बनना चाहता है तो वो एक्टर हो सकता है, उसका आइडल। तो वो जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसके दिए हुए सुझाव को मानता है, तो वो क्या है, प्रतिष्ठित सुझाव। सहानुभूति, सिंपैथी जो है बच्चों को, ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। बच्चों को अगर सहानुभूति से, प्यार से कुछ समझाया जाए तो वो बहुत जल्दी सीखते हैं, उस बात को मानते भी हैं। तो सहानुभूति भी एक समाजीकरण का
व्यक्ति सहानुभूति के थ्रू भी व्यक्ति का समाजीकरण होता है और वो व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति बनता है। भाषा जो है समाजीकरण का मुख्य एक पार्ट है। भाषा के थ्रू ही हमारा सोशलाइजेशन होता है, भाषा के कारण ही हम सीखते हैं। जो व्यक्ति जिस एरिया में उसने जन्म लिया, जहाँ उसका पालन पोषण हुआ, वहाँ की जो भाषा होगी वो उसी भाषा को सीखता है। भाषा मुख्य रोल निभाती है उसको सीखने में। पहले वो धीरे धीरे भाषा सीखता है, फिर वो आगे पहले परिवार से ही भाषा सीखता है, बाद में जो स्कूल में जाता है तो सीखता है औपचारिक रूप से, लेकिन शुरुआत में वो परिवार से ही भाषा सीखता है। पुरस्कार एवं दंड, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। व्यक्ति का जब बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण हो रहा होता है, तो उसको माता पिता जब पुरस्कार देते हैं, कुछ अच्छा काम करने पर उसको पुरस्कार दिया जाता है, तो उस काम को जो उसने सीख लिया है उस काम को बढ़ाने की तरफ होता है कि वो काम उसकी लाइफ में बढ़ जाए, वो वैसा ही अच्छा व्यवहार करे। दंड उसलिए दिया जाता है कि वो उस काम को वहीं पे रोक दे, तो तब भी उसका सोशलाइज होता है, उसका समाजीकरण होता है कि वो उस काम को नहीं करना है। दंड के थ्रू उसको ये पता चलता है कि ऐसा करने से ये काम नेगेटिव है, इसको नहीं करना है, ये नकारात्मक काम है। तो उसको दंड के थ्रू भी उसका समाजीकरण होता है। दंड के थ्रू ये पता चलता है कि ये काम नहीं करना और पुरस्कार से ये करना है। तो दोनों ही तरीकों से उसका सोशलाइजेशन होता है, जिससे वो सामाजिक व्यक्ति बनता है। नेक्स्ट है समाजीकरण के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण के जो सिद्धांत हैं, समाजीकरण से जो संबंधित सिद्धांत, वो दो भागों में बांटा गया है। पहले वो सिद्धांत जो मनोवैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक थ्योरीज हैं, इनसे संबंधित हैं फ्राइड, एरिक्सन, पियाजे, मीड, कुले, इनके नाम प्रमुख हैं जिन्होंने साइकोलॉजिकल थ्योरी दी है सोशलाइजेशन से संबंधित। और दूसरा है संरचनात्मक सिद्धांत, स्ट्रक्चरल थ्योरीज। इसमें जो प्रमुख हैं दुर्खिम और मार्क्स हैं, इन्होंने संरचनात्मक थ्योरीज दी हैं समाजीकरण के संबंध में। हमने ये अभी पढ़ा, जो एलिमेंट पढ़े हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के कारक और तत्व के बारे में पढ़ा कि किसके थ्रू व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति बनता है, कौन से जिससे व्यक्ति समाजीकरण करना सीखता है। अब हम समाजीकरण के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो जिसमें प्रमुख हैं सिगमंड फ्राइड, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से हैं। इन्होंने अपने जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया है, इसमें इन्होंने इस सिद्धांत को काम विषय की भावना के बारे में समझाया कि व्यक्ति में काम भावना होती है। काम भावना को इन्होंने लिबिडो कहा है। व्यक्ति में काम वासना जो होती है, वो जो भावना होती है, वो उसको उन्होंने लिबिडो कहा है। लिबिडो जो है वो दो तरह का होता है, एक है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स लड़कों में पाया जाता है, जो कि लड़कियों के प्रति आकर्षण होता है, लड़कों को आकर्षण होता है लड़कियों के प्रति। और ये इलेक्ट्रा जो कॉम्प्लेक्स है, ये लड़की में पाया जाता है, इसमें लड़की को आकर्षण होता है लड़कों के प्रति। काम भावना के थ्रू उन्होंने तो भी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया को बताया कि लिबिडो की थ्रू होता है। फ्राइड ने मस्तिष्क दो तरह का बताया कि हमारा जो दिमाग है वो दो तरह का होता है, दो प्रकार का मस्तिष्क है हमारा। एक है चेतन, कॉन्शियस माइंड, दूसरा है अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन। जो अचेतन माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, वो तीन तरह की चीज़ बताए हैं उन्होंने, इड, ईगो, सुपर ईगो। जो इड है वो अचेतन होता है। अचेतन जैसे भूख प्यास लगना, जो हमारे मन में है, जो किसी से हम बात नहीं कर रहे लेकिन हमें फील हो रहा है, हमें एहसास हो रहा है, जो हमारे मन में है। अचेतन माइंड में ईड क्या है, एक अचेतन है जिसमें भूख प्यास जो हमें अंदर से फील हो रहा है। और इसमें सुपर ईगो आ जाता है। सुपर ईगो हमारा सामाजिक दृष्टिकोण है, और जो ईगो है वो एक्शन है, कॉन्शियस माइंड है। ईगो में क्या है, हम एक्शन करके बताते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर व्यक्ति को मान लो भूख लग रही है, सामने उसको ढाबा मिला, यहाँ पे
उसने उसको देखा, उसके मुंह में पानी आ गया। ईड क्या है, उसके मुंह में पानी आ गया। उसको बहुत ज़्यादा खुशबू से उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है कि वो कुछ खाए। उसको अब उसके पास पैसे नहीं है, तो उसकी जो सुपर ईगो है, जो उसकी सुपर ईगो है, वो उसमें अब रोल प्ले करेगी कि उसको खाना खाना है, उसके पास पैसे तो नहीं है। तो वो क्या करेगा, जो उसकी वैल्यूज़ होंगे, अब समाज के अनुसार वो जिस तरह की जो उसकी वैल्यू होंगे, जो उसके मानदंड होंगे, वो उसी तरीके का व्यवहार करेगा। अब वो सोच रहा है कि मैं खाना खाऊं जाके, अगर उसके मूल्य ऐसे होंगे कि वो बिना पैसों के नहीं खा सकता, तो वो ना ही किसी से मांगेगा, उसने मांगना भी नहीं, बिना मेहनत के नहीं खाना है, तो वो वहाँ खाने के लिए मना कर देगा। फिर उसकी जो ईगो है, वहाँ से ईगो के थ्रू वो क्या करेगा, वहाँ से चला जाएगा। ईगो जो है वो वहाँ से चलने के लिए कहेगी, फिर वो चला जाएगा। सुपर ईगो वैसा करने के लिए कह रही है। अगर उसके मन में ये है कि मैं चाहे मांग के ही खा लेता हूँ, उसकी वैल्यूज़ जैसी होंगी, यहाँ पे सुपर ईगो काम कर रही है। उसकी वैल्यू कह रही है कि मांग के खा लेते हैं, भूख तो बहुत लगी है, तो वो मांगेगा। फिर ईगो जो है वो एक्शन में आएगी कि वो वहाँ पे जाके जिससे उनसे कहेगा, रिक्वेस्ट करके मांग लेगा। जो भी तरीके, जो नियम है, वो ईगो बताएगा कि कैसे नियम, अगर पैसे नहीं है तो कौन सा तरीका खाने का, तो वो उस तरीके से खाएगा। तो ईगो जो है वो कॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस माइंड ईड जो है वो अनकॉन्शियस माइंड करती है। सुपर ईगो जो हमारा सामाजिक दृष्टिकोण है, जो हम असल में हैं, जो हम समझते हैं कि ऐसा होना है, ऐसा करना, जो हमारी वैल्यूज़ हमें करने को कहती है, वो हमारे अंदर की है कि हमें करने को, जो हमारे समाज की, जो हमने सीखा हुआ व्यवहार है ना, जो मूल्य है हमारे, जैसा हमें करने को कहते हैं हम वैसा करते हैं। ईड बताता है कि ऐसे करना है, ईगो जो है वो एक्शन लेता है। नेक्स्ट है जीएच मीड का सिद्धांत। जीएच मीड ने ये सिद्धांत, समाजीकरण का सिद्धांत को मैं और मेरा के थ्रू समझाया। इन्होंने मैं और मेरा के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है, मतलब एक प्रतीक की तरह दिया है, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया है। इसमें जो मैं है, मैं बालक के द्वारा दूसरों के व्यवहार के प्रतिक्रिया है। जब कोई व्यक्ति कोई व्यवहार करता है, इस बालक को पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो ये बालक कहता मैं खेल रहा हूँ। तो जो दूसरे ने व्यवहार किया, जो भी व्यवहार किया, उसकी ये प्रतिक्रिया दे रहा है। मैं जो है वो उसकी प्रतिक्रिया देता है, और मुझे क्या है, बालक के व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया है। अब जो बालक ने व्यवहार किया, उसका जो जब जवाब दिया, उसके जवाब पर उसका उल्टा जो प्रतिक्रिया मिली, दूसरों की उसको प्रतिक्रिया मिली, वो है मुझे। मैं और मुझे में ये डिफरेंस है कि मैं, बालक दूसरों के व्यवहार की प्रतिक्रिया करता है, जो दूसरे ने व्यवहार किया उसका रिएक्शन देता है, उसकी रिस्पॉन्स देता है। और मुझे ये, जो दूसरों ने, जो बालक ने व्यवहार किया था, उस पर व्यवहार पर दूसरों की जो प्रतिक्रिया है, दूसरों ने जो प्रतिक्रिया की उसके साथ, दूसरे ने जो व्यवहार किया उसके साथ, वो बताता है। इससे क्या होता है, इस अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप जब हम इसको समझते हैं, तो इससे व्यक्ति के सेल्फ का निर्माण होता है, उसके स्व का विकास होता है। बच्चे के स्व का विकास अनुकरण करने से होता है, नकल करने से होता है। तो इसमें जीएच मीड कहते हैं कि जो व्यक्ति का स्व का विकास होता है, वो नकल करके करता है, तो उसमें वो भूमिका ग्रहण करता है, रोल टेकिंग करता है, या रोल प्लेइंग करता है। रोल टेकिंग और रोल प्लेइंग के थ्रू ही करता है। व्यक्ति जब बच्चा खेलता है तो वो कभी कभी अपने मम्मी पापा का रोल करता है, जब बड़े भाई बहन का रोल करता है, तो वो रोल निभाता है। वास्तविक में वो जो रोल है उसके होते हुए भी वो दूसरा रोल निभाने की कोशिश करता है। इनके माध्यम से व्यक्ति के सामान्यकृत अन्य का विकास होता है। इसी के माध्यम से जो रोल टेकिंग, रोल प्लेइंग है, इसके माध्यम से ही सामान्यकृत अन्य, ये अवधारणा जीएच मीड ने दी है, सामान्यकृत अन्य का विकास होता है। जैसे पति पत्नी इनका वास्तविक रोल जो है वो पति पत्नी का है, विवाह के बंधन में बंधे हैं। ये पति पत्नी का रोल, वास्तविक जो रोल है वो पति पत्नी का निभा रहे हैं। लेकिन जो निर्वाह कर रहे हैं, पति पत्नी जो रोल निभा रहे हैं, वो माता पिता की, बच्चों के साथ माता पिता की भूमिका निभा रहे हैं, माता पिता की भूमिका निभा रहे हैं।
रोल टेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और जो निर्वाह कर रहे हैं वो है पति पत्नी का संबंध। निर्वाह की भूमिका जो है वो पति पत्नी का संबंध है, और रोल टेकिंग है माता पिता की भूमिका निभा रहे हैं बच्चों के साथ, और वो जो वास्तविक उनका संबंध है वो है रोल प्लेइंग पति पत्नी का। पियाजे का सिंगानात्मक सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जब किसी चीज़ को ग्रहण करने से पहले हम उसके बारे में ज्ञान इकट्ठा करते हैं, जिस चीज़ को हम अपने में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम सीख रहे हैं, उसके बारे में हम नॉलेज इकट्ठी करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, उसका फिर उपयोग करते हैं तो उसको कॉग्निशन संज्ञानात्मक ज्ञान कहते हैं। जैसे आप कोई फ़ोन ले, मार्केट में कोई नया फ़ोन आया तो आपके पास जो उपलब्ध फ़ोन है, तो पहले आप उसके बारे में क्या करेंगे, ज्ञान इकट्ठा करेंगे, नॉलेज इकट्ठी करेंगे, उसमें क्या क्या फीचर हैं, क्या आपके पास जो फ़ोन है उससे बढ़िया फीचर हैं, उससे वो अच्छा है, जो फीचर उससे एडवांस फीचर हैं उसको देख के उसका विश्लेषण करके फिर आप उसको उपयोग में लेंगे कि लेना है या नहीं लेना, फिर उसका उपयोग में लेंगे। तो वही क्या है, कॉग्निशन है। पियाजे ने 4 चरण बताए हैं, इस स्टेज के 4 चरण बताए हैं। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी चालक स्तर। ये 0 से लेके बच्चा जन्म से लेके 2 साल तक का जो बच्चा होता है उसमें ये पाया जाता है, वो डिपेंड होता है, वो अपनी छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों पे डिपेंड होता है। प्री ऑपरेशनल, इसमें जो सेंसरी मोटर है इसमें बच्चा अपना जो उसको दिखता है वो हर चीज़ को अपना बना लेता है, ये भी मेरी है। प्री ऑपरेशनल पूर्व चालन स्तर में ये 2 से लेकर 7 साल तक के बच्चों में होता है, ये जो स्टेज आती है इसमें बच्चा जो करता है वो उसी को सही मानता है, जो वो कहता है वही सही है, वो अपने आप को ही सही मानता है। कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त परिचालन स्तर, ये कंक्रीट जो ऑपरेशनल स्टेज है इसमें बच्चा, ये 7 से लेके 11 साल तक के बच्चों में पाया जाता है। सोशलाइजेशन होता है इसमें, बच्चा इसमें लॉजिक लगाना सीख जाता है, वो अब क्वेश्चन करना शुरू कर देता है, क्यों, ये कैसे हुआ, जो चीज़ वो देख रहा है वो क्यों आई, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, इसके साथ ये क्यों नहीं, ऐसे क्वेश्चन करना शुरू कर देता है, लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। फॉर्मल ऑपरेशनल में, औपचारिक परिचालन स्तर में बच्चा अब कठिन से कठिन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना शुरू कर देता है, अब वो किशोरावस्था में आ जाता है, अब वो समझना शुरू कर देता है, कठिन से कठिन समस्याओं का भी समाधान करने लगता है। चार्ल्स कूले का सिद्धांत है आत्म दर्पण का सिद्धांत। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी जो है वो चार्ल्स कूले ने दी है। ये कहते हैं कि स्व का विकास, व्यक्ति का जो आत्म का विकास है वो समाज में ही होता है, समाज में रहते हुए, अनुकरण करते हुए ही होता है, नकल करके ही व्यक्ति, बच्चा सीखता है। तो इन्होंने 3 तरह के बताए हैं कि जिससे स्व का विकास होता है। पहला है मेरे बारे में दूसरे क्या सोचते हैं, जो दूसरे लोग हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और दूसरा है कि दूसरे जो मेरे बारे में सोचते हैं उस बारे में मैं क्या सोचता हूँ। जो ये लोग हैं, इन्होंने जो मेरे बारे में सोचा, अब जो मेरे बारे में वो सोच रहे हैं, मान लो ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है मेरे अंदर, तो ये दूसरे इसके बारे में ऐसे सोच रहे हैं, तो वो उस बारे में सोचता है कि मैं क्या सोचता हूँ, वो तो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, तो वो जो अपने बारे में अगर अच्छा सोचता होगा तो वो अच्छा सोचेगा, अगर वो अपने बारे में हीन समझता होगा तो वो हीन समझेगा। तो वो दूसरे जो उसके बारे में सोचते हैं उस बारे में वो क्या सोचता है, वैसे ही सोचता है या नहीं सोचता। तीसरा है मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। तीसरा इंडिपेंडेंट है कि अपने बारे में वो हीन समझता है या फिर श्रेष्ठ समझता है, अपने आप को वो क्या समझता है। तो पहला क्या है, मेरे बारे में दूसरे क्या सोचते हैं। दूसरा है दूसरों ने जो मेरे बारे में सोचा तो मैं उस बारे में क्या सोचता हूँ, क्या मैं वही सोचता हूँ। तीसरा है मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मैं अपने बारे में श्रेष्ठ समझता हूँ अपने आप को या फिर तुच्छ समझता हूँ, हीन समझता हूँ।
तो यही जो प्रश्नों के उत्तर हैं, इन प्रश्नों के जब हम उत्तर ढूंढते हैं अपने बारे में, ऐसी धारणा बनाते हैं अपने बारे में, यही धारणा हमारे क्या है, सेल्फ का विकास करती है, हमारे स्व का विकास करती है। इससे हमारा सेल्फ डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है एरिक एरिक्सन का पहचान संकट का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। एरिक एरिक्सन ने पहचान संकट का सिद्धांत दिया है, जिससे व्यक्ति का जो सोशलाइजेशन होता है, व्यक्ति की आत्म का विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में अलग अलग विभिन्न संकटों का सामना करना पड़ता है, उससे गुजरना पड़ता है। ये संकट कैसे होते हैं? मनोवैज्ञानिक संकट जो उसके साथ परिस्थिति होती है, तो हर व्यक्ति को वो परिस्थिति एक जैसी नहीं लगती। किसी को वो टफ सिचुएशन लगती है, किसी के लिए वो सही होती है, लेकिन ये व्यक्ति के लिए वेरी करता है कि उसके लिए वो स्थिति कैसी है। वो एक टफ सिचुएशन है, मनोवैज्ञानिक तौर पे उसको संकट आया है। इनसे जो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है इन संकटों से निपटने, उसके बाद में उसके फलस्वरूप व्यक्ति का विकास होता है निपटते हुए। इसमें उन्होंने 8 चरण बताए हैं। 8 चरण जो कि जब बच्चा शिशु होता है, जब बच्चा शिशु होता है तब वो विश्वास या अविश्वास करता है। माँ पर विश्वास करता है। दूसरे ने अगर कोई ज़ोर से आवाज़ कर दी, जैसे कोई साउंड प्रोड्यूस कर दी, तो वो अगर उससे एक बार डर गया, उस पर विश्वास नहीं कर रहा, तो वो अविश्वास ही करेगा। और ये भी शिशु में है स्वायत्ता। थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें चाइल्डहुड आ जाता है। बच्चा जो खुद अब स्वायत्ता रखता है और या फिर शर्म या संदेह करना शुरू कर देता है। और इसमें जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, इसमें इनिशिएट लेता है, कुछ करने की पहल करता है, और या फिर गिल्टी में जीने लगता है। या फिर चौथा है परिश्रमी या फिर कमज़ोर। वो परिश्रमी बनता है या फिर वो निठल्ला बनता है। 5th है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। वो किशोर अवस्था में आ जाता है। इसमें वो अपनी पहचान बना लेता है या फिर कुछ कन्फ्यूज़न ही रहता है, वो लाइफ में क्या करना चाहता है। 6 है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। या तो वो जिस काम को करने लगा अब वो उसमें घनिष्ठता हो गई है, या फिर वो आइसोलेशन में, या तो वो मतलब अच्छी लाइफ जी रहा है, इंटीमेसी हो गई है, या फिर आइसोलेशन में वो अब उस काम से या उन लोगों से कटने लगा है, आइसोलेशन में रहने लगा। 7वां है उत्पादकता निष्क्रियता। ये प्रौढ़ावस्था में आता है, हम कितनी प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हैं या फिर ऐसे निष्क्रिय हैं। 8वां वृद्धावस्था में आता है। इसमें हम पूर्णता या फिर अपनी लाइफ से जो सक्सेस लाइफ जी है, पूर्णता है या फिर हमें निराशा है। इन्होंने 8 तरह के चरण बताए हैं सामाजिक प्रक्रिया में, जो हम जब हमारा समाजीकरण होता है। 8 चरण दिए हैं एरिक एरिक्सन ने। अब है समाजीकरण के संरचनात्मक सिद्धांत। समाजीकरण के जो संरचनात्मक सिद्धांत है, इससे पहले हमने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पढ़े हैं, जो कि मीड कूले, एरिक एरिक्सन, जॉन पियाजे और फ्राइड के थे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब हम संरचनात्मक सिद्धांत पढ़ना है। ये दुर्खिम का सिद्धांत है संरचनात्मक सिद्धांत। इसमें व्यक्ति की तुलना में समाज को महत्व देता है। दुर्खिम जो है वो व्यक्ति की तुलना में समाज को महत्व देते हैं। ये कहते हैं कि समाज सुई जेनरिस है, समाज का अस्तित्व पहले है, यानी समाज की उत्पत्ति खुद ही हुई है। वो समाज पहले है, व्यक्ति बाद में है। तो ये सामाजिक मूल्य, मानदंड, आदर्श, प्रतिमान आदि सभी के लिए सामाजिक तथ्यों का प्रयोग करते हैं। जो भी सामाजिक मूल्य हैं, मानदंड हैं, आदर्श हैं, प्रतिमान हैं, उन सब के लिए सामाजिक तथ्य का यूज़ करते हैं। इमाइल दुर्खिम इन सबको क्या सामाजिक तथ्य कहते हैं। इनको सामाजिक तथ्य शब्द का प्रयोग किया है। और ये सामाजिक तथ्य में 4 गुण होते हैं। बाह्यता होता है इसमें। सामाजिक तथ्य जो है वो बाह्यता होते हैं, ये बाहरी होते हैं, ये व्यक्ति की आंतरिक क्वालिटी नहीं होती जो समाज में है। जैसे लड़की को रात को 12 बजे कहीं क्लब से नहीं आना, जिस सोसाइटी में ऐसा है तो नहीं, रात को 12 बजे नहीं आना तो नहीं आना, ये बाह्यता है। लड़की की मर्जी नहीं है कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन ये बाह्यता समाज में है ना, ये बाह्यता है। बाध्यता, उसको वो रूल मानना ही पड़ेगा, ये बाध्यता है।
स्वतंत्रता, ये जो सामाजिक तथ्य हैं ये फ्री होते हैं, ये व्यक्ति के द्वारा नहीं होते, ये स्वतंत्र व्यक्ति से फ्री होते हैं। सामान्यता, ये सामान्यता हर समाज में पाया जाता है, जो सामाजिक तथ्य होते हैं। और इसी प्रक्रिया से यही जो सामाजिक तथ्य हैं ये व्यक्ति को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाते हैं। अभी हमने ये देखा, अब लास्ट है सामाजिकरण के प्रकार। सामाजिक सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं, आप सामाजिकरण के प्रकार देख लेते हैं। सामाजिकरण के जो प्रकार हैं वो चेतन और अचेतन सामाजिकरण। चेतन सामाजिकरण वो है जो हमें सिखाया जाता है, जानबूझकर हमें सिखाया जाता है, जो हमें जैसे स्कूल में हम जाके सीखते हैं। अचेतन सामाजिकरण जिसको हमने आस पड़ोस से सीख लिया, कहीं से देखा, चलते फिरते जो देखा हमने सुना वो हमने सीख लिया। अचेतन जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहता है, जो हमने सीखा है, भूल गए हैं लेकिन थोड़ा बहुत हमारे दिमाग में है, वह उस काम को ऐसे करना है। थोड़ा बहुत जैसे हमने खाना सीखा है तो हम जैसे भी बैठे हैं तो हम उल्टे हाथ से नहीं, अगर हम सीधे हाथ से खाना सीखे हैं तो हम सीधे हाथ से ही खाते हैं, तो ये अचेतन माइंड में रहता है। भूमिका जन्य समाजीकरण। भूमिका जन्य, हम जिस भूमिका को निभाना है उस भूमिका को हम निभाते सीखते हैं। बच्चे जैसे माता पिता का भूमिका निभाते हैं बचपन में, तो वो धीरे धीरे ऐसा सीख जाते हैं। बड़े भाई बहन की भूमिका निभाते हैं तो भूमिका के थ्रू भी हम सीखते हैं, वैसी एक्टिंग करना शुरू करते हैं, नकल करते हैं। प्राथमिक व द्वितीयक समाजीकरण। जो प्राथमिक संबंध हैं वो परिवार, पड़ोस, नातेदारी, क्रीड़ा समूह जहाँ पे हम खेलते हैं वो प्राथमिक संबंध हैं। और द्वितीयक संबंध वो हैं जहाँ पे हमें सिखाया जाता है, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे हम कुछ औपचारिक कुछ नियम होते हैं वहाँ पे जाकर सीखते हैं, वो द्वितीयक संबंध होते हैं, द्वितीयक समाजीकरण होता है। पुनः समाजीकरण वो समाजीकरण है जब व्यक्ति का दोबारा से समाजीकरण होता है, वो दोबारा से चीज़ें, एग्जाम्पल के तौर पे जब लड़की की शादी होती है तो वो शादी करके जब ससुराल में जाती है तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कल्चर को अपनाती है, वहाँ के नियम तौर तरीक़ों को सीखती है, तो वो उसका दोबारा से क्या होता है, समाजीकरण होता है, पुनः समाजीकरण होता है। व्यापक गहन समाजीकरण होता है, ये किसी किसी फील्ड में होता है, जैसे धर्म अध्यात्म में होता है, गहन और ज़्यादा आगे गहन में चले जाते हैं, गहनता में डीपली सीखते हैं। आर्मी में उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, आर्मी में सिखाया जी गहन समाजीकरण, जब ज़्यादा डीप नॉलेज दी जाती है। प्रत्याशित समाजीकरण, जो व्यक्ति जैसा है हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, संदर्भ होता है इसमें। मान लो किसी ने MBA की है, अब उसका व्यवसाय जो है वो बहुत अच्छा है, तो वो जो दूसरा लड़का है वो उससे इंस्पायर होके वो भी वैसा ही करना चाह रहा है, उसकी तरह ही लाइफ अपनी जीना चाह रहा है, वैसा ही वो भी MBA करना चाहता है, वो भी वैसा अपना व्यवसाय को अपनाना चाहता है, तो वो संदर्भ में करता है, प्रत्याशी समाजीकरण होता है उसका। नेक्स्ट है नकारात्मक समाजीकरण। नकारात्मक समाजीकरण जैसे हम चोर डकैती, इस तरह के जो समाजीकरण होता है, जो हम आदतें सीख लेते हैं, चोरी डकैती करना, अपराध करना, ये जो आदतें हमें विकसित हो जाती हैं, इससे ये भी समाजीकरण है, ये नकारात्मक समाजीकरण है। बी समाजीकरण कोई समाजीकरण नहीं है, इसमें यह है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे मूल्य हैं उसको हम भूलते जाते हैं, थोड़ा बहुत उसमें हम भूलते जा रहे हैं, जो हम भूलते जा रहे हैं उसी को हम क्या कहा, बी समाजीकरण कहा। इसमें समाजीकरण नहीं होता, इसमें उल्टा भूलते हैं हम। 9 है ब्रूम तथा सेल्जनिक समाजीकरण को 2 भागों में बांटा है। ब्रूम और सेल्जनिक ने समाजीकरण को 2 भागों में बांटा है। पहला है दमनकारी समाजीकरण, रिप्रेसिव सोशलाइजेशन। दूसरा है सहभागी समाजीकरण, पार्टिसिपेटरी सोशलाइजेशन। जो दमनकारी समाजीकरण है ये समाज केंद्रित होता है, जैसे माता पिता केंद्रित होता है। जब इसमें सिखाया जाता है, जो सिखाया जा रहा है, तो इसमें माता पिता या समाज का रोल होता है। जो गलत है उसको वहीं पे रोका जाता है, जो समाज की नज़रों में सही है उसको अप्रिशिएट किया जाता है, तो इसमें ये समाज केंद्रित होता है। सहभागी समाजीकरण वो है जिसमें व्यक्ति को इम्पोर्टेंस मिलती है, व्यक्ति जो चाहे वो करता है, उसको जो अच्छा लगता है वो
पार्टिसिपेटरी के थ्रू सहभागी होकर वो खुद सीखता है। ये जो है व्यक्ति केंद्रित है और दमनकारी समाजीकरण समाज केंद्रित है। तो आज हमने समाजीकरण के बारे में पढ़ा, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, सिद्धांत पढ़े हमने, समाजीकरण के ये प्रकार, एजेंसीज के बारे में पढ़ा। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।